नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। 2014 के चुनाव में भारत की जनता ने बीजेपी को बम्पर जीत दी है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इन तमाम उम्मीदों को हकीकत में बदल पाएंगे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती। पहले तो आपके खुद के शानदार चुनाव में जीत पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ज्यादा खुश लग नहीं रही, बड़ी परेशान सी, बड़ी टेंस नजर आ रही है। क्या बात हो गई, काहे की टेंशन? अब आप लोग तो रहते हैं एयर कंडीशन स्टूडियो में। हाँ, हम बहुत सड़कों पे काम करके आ रहे थे। आपने न जाने आज तक देखा नहीं देखा 45 दिन देश भर घूम रहे थे, बड़े धक्के खाए हमने भी। नहीं, उसके बाद फिर हम लोगों को धन्यवाद देने के लिए भी वापस जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। मैं तो इतनी प्रसन्न हूँ, जिस दिन परसों रिजल्ट आ रहे थे तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरे जीवन का इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। कभी आपको लगा था ऐसा होगा कि 272 से पार भाजपा अकेले हो जाएगी? सच बताइए। आपको मैं सच ही बताऊंगी, संख्या तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स देख के अजीब लगता था। कहीं भी जाते पूरे देश में तो मोदी मोदी मोदी, और कोई भी ना करते हुए नहीं लग रहा था। और आपको पता होगा, मैं उन नेताओं में से हूँ जो कॉमन मैन के टच में रहती हूँ। तो सब लोग एक ही बात कहते थे, अब की बार तो हमको मोदी को लाना ही है। आर्मी के लोग भी हमको मोदी को लाना ही है, कुली भी हमको मोदी को लाना ही है। तो समझ में नहीं आता था। आप समझ गए ना, हम उसको पर क्या वजह उसका वजन नहीं तोल भाजपा पाते के ही नेता वजन नहीं तोड़ पाए इस मोदी के वेव? मैं तो इस विषय पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज रिजल्ट आ चुका है, कल परसों, और पूरा देश मोदी के साथ में खड़ा हो गया है। और इसलिए मैं किसी भी पुरानी बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। पीछे मुड़ के देखना, ये भूत के पाँव पीछे की तरफ होते। ये बताइए, जो तमाम उम्मीदें लोगों की बंधी हैं, हमने अमेरिका में देखा कि बराक ओबामा इसी तरीके से बड़े वेव के साथ जीत के आए थे, लेकिन उम्मीदों को वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि देश चलाना और वायदे करना दो अलग चीज़ें हैं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी वाकई में अच्छे दिन ला पाएंगे? बराक ओबामा में और नरेंद्र मोदी में एक बड़ा अंतर है। क्या है? बराक ओबामा बोल करके लोगों को इम्प्रेस किए थे, नरेंद्र मोदी करके लोगों को इम्प्रेस किए। उन्होंने गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर रहे, 4 चुनाव जीते, और गुजरात में उन्होंने गुड गवर्नेंस दी। और आप ये ध्यान रखिए कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। उसकी भूख थी लोगों में गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस 3 चीज़ों को मिला के बनती है: डेवलपमेंट हो, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो, और करप्शन फ्री सिस्टम हो। और करप्शन फ्री ना हो, इजीली अवेलेबल सिस्टम होना चाहिए गवर्नेंस का। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट और करप्शन फ्री सिस्टम, उसकी जो पैकेजिंग होती है वो गुड गवर्नेंस है। वो नरेंद्र मोदी ने करके दी। ओबामा ने मुंह से बोला, नरेंद्र मोदी ने किया, और नरेंद्र मोदी के उस किए हुए के कारण लोगों के अंदर भूख जगी कि अब हमें ऐसा नेता चाहिए। मोदी ने किया तो सिर्फ जो भी किया वो गुजरात में किया। गुजरात मॉडल पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन उनकी भी पैकेजिंग बड़ी जबरदस्त थी। कई लोगों ने बोला कि देश का सबसे बड़ा मार्केटिंग PR जॉब है नरेंद्र मोदी का पूरा इलेक्शन कैंपेन। ये लोगों ने झूठ बोला, क्योंकि जिस माल में क्वालिटी ना हो, उसकी कितनी भी अच्छी आप पैकेजिंग करोगे वो नहीं बिक सकता है। मैंने खुद अपने, क्योंकि मैंने आपको फिर कहा कि मैं उन नेताओं में से हूँ, आपको मेरी दिक्कत मालूम है। मैं हवाई जहाज़ में, मेरे को वर्टिगो है, तो हवाई जहाज़ में बिना दवाई खाए बैठ नहीं सकती। दवाई जो खाई जाती है वर्टिगो को कंट्रोल करने के लिए, वो नुकसान बहुत करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्लेन में कम बैठूँ, तो मैं ट्रेन में चली जाती हूँ। मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल गलत बात है मार्केटिंग की। नरेंद्र मोदी तो लोगों की आत्मा में से निकला है, क्योंकि जो गुजरात की जो प्रशंसा लोगों ने सुनी है, और उसका माध्यम आप बने हैं, टीवी के लोग, और उस टीवी चैनल के भी लोग बने हैं जो वैसे हमारे प्रशंसक नहीं हो सकते थे, लेकिन वो भी सच्चाई की अनदेखी नहीं कर रहे थे, सच्चाई की प्रशंसा कर रहे थे, ऑनेस्ट थे, सिंसियर थे इस मामले में, कि भले ही वो हमें पसंद नहीं करते थे एज बीजेपी को, एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो भी नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे थे, गुजरात का उनका काम पसंद कर रहे थे। और वो चीज़ जिस तरह से लोगों तक पहुँच गई, उसमें मार्केटिंग का सवाल ही नहीं उठता है। ये अपने आप हुआ है, ये विकास के कारण हुआ है, गुजरात के अच्छे कामों के कारण हुआ। पिछले 2.5 दशक से आप हिंदुत्व के मुद्दों से जुड़ी रही हैं, राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ी रही हैं। राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो है, लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी की सरकार का और आपकी सरकार की प्राथमिकता होगी? जिसने सरकार बनानी है, ये सवाल आपको उनसे करना है। मोदी आप जी भी तो रहेंगी सरकार में। मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी पार्टी की सांसद हूँ, और मेरी राम मंदिर पर आस्था है। और राम मंदिर के निर्माण के लिए अगर आप मुझसे राहुल कमल पूछेंगे कि आप अपनी जान दे सकती हैं, तो मैं हाँ भर दूंगी। और हमारे मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर है, लेकिन मेरा कहना है कि ये प्रश्न तो सरकार का जो मुखिया है उसी को इसका उत्तर देना है। और नरेंद्र मोदी जी प्रश्नों के उत्तर देना बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। मुझे इस विषय पे नहीं बोलना, लेकिन मुझे ये ज़रूर बोलना है कि ये दिमाग में क्यों बैठ गया है
कि जो हिंदुत्ववादी होते हैं वो डेवलपमेंट नहीं करते। अब आप देख लीजिए सबसे अच्छे डेवलपमेंट के जितने स्टेट हैं वो कौन से हैं। गुजरात के बाद किसका नंबर आ रहा है? गोवा का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का। यहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं? यहाँ बीजेपी के ही लोग बैठे हुए हैं। तो आप बार बार ऐसी बातें क्यों खड़ी कर रहे हैं जिससे कि आप दिखाएं कि हम बहुत खौफनाक लोग हैं? नहीं, क्योंकि हमने कई बीजेपी के नेताओं से बात की कैंपेन के दौरान। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को बदलने की कोशिश की जाएगी अगर बीजेपी की मेजॉरिटी आ गई। मेजॉरिटी तो आ गई, तो क्या जब पार्लियामेंट का सेशन बैठता है तो वाकई में बीजेपी, जो कि आइडियोलॉजिकली कमिटेड है इस मुद्दे पर, आर्टिकल 370 को बदलने की कोशिश करेगी? ये जो बातें हैं, देखिए अभी तक मुझे लगता है कि 2 बार देश में ऐसा घटा। एक बार तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पर 2 नाम थे सामने, लेकिन स्वाभाविक रूप से गांधी जी को पसंद थे और कांग्रेस पार्टी एक स्वाभाविक शासक पार्टी बनी इस देश की, और लोगों ने स्वाभाविक माना कि कांग्रेस को ही शासन करना है, और उसमें भी बड़ा स्वाभाविक माना कि नेहरू जी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। इसमें पूरे 66 साल निकल गए। इसमें तरह तरह के प्रयोग हुए हैं। कभी वामपंथी विचारधारा वाले लोग भी यहाँ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, गुजराल और देवगौड़ा की गवर्नमेंट में। कांग्रेस ने भी तरह तरह के विचार बदले। सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपको उत्तर सुनना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि सवाल आपके छोटे होते हैं, लेकिन जवाब छोटे नहीं हो सकते। आप ध्यान रखिए, जवाब बड़े ही देने पड़ेंगे। छोटे जवाब में गलत जवाब हो सकता है। और आप ये ध्यान रखिए कि जो कांग्रेस ने प्रयोग किए, पहले समाजवादी प्रयोग किया। नेहरू जी स्वयं समाजवादी सोच के थे, इंदिरा जी समाजवादी सोच की थी। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कांग्रेस के द्वारा ही आए, सबसे पहले मनमोहन सिंह के द्वारा, नरसिंह राव के द्वारा। इतने प्रकार के प्रयोग हो चुके इस देश में, इकोनॉमिक फ्रंट पर, सामरिक मोर्चे पर, और भी सब चीज़ों पर हो चुके। मुझे लगता है कि 66 साल के बाद में एक नई आज़ादी आई है और एक नए नेता का उदय हुआ है, और इसलिए उनके पास सारे प्रश्नों के जवाब मौजूद हैं। हमारा काम तो ये है कि हम उनके साथ खड़े हैं। अभी पार्लियामेंट में मेरा हाथ उनके लिए उठने वाला है, लोगों का हाथ मेरे लिए उठा है। अब ये सारी बातें नरेंद्र मोदी जी के सामने, इनके सबके समाधान के उत्तर उन्हीं को देने। जवाब सुनकर तो ये लग रहा है उमा जी कि सब नतमस्तक हो गए हम नरेंद्र मोदी के सामने। मतलब आपकी राय कोई राय ही नहीं, सिर्फ मोदी जी की राय। मतलब मोदी मोदी नमो नमो, पूरी बीजेपी अब नमो नमो करेगी। नहीं, आप ना प्रश्न जिस व्यक्ति से कर रहे हैं वो व्यक्ति नीति निर्धारकों में नहीं है। तो जो नीति निर्धारक हैं उसमें हमारे मोदी जी हैं, राजनाथ जी हैं, ये प्रश्न उनसे होने हैं। और मेरे को ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है कि हम सब मीडिया पे बोलना शुरू कर दें। जिसको जो बात कहनी उसी को कहनी है। मुझे अपनी कोई बात अगर कहनी है तो मोदी जी को कहूँगी, वो मेरी बात सुनेंगे, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन मैं वो बात राहुल कमल को नहीं कहूँगी ना, मैं मोदी जी को ही कहूँगी। पर हकीकत यह है कि भाजपा में बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो कहता था कि नरेंद्र मोदी शायद लॉन्ग टर्म में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं। आपके हिसाब से क्या ऐसा हुआ कि शॉर्ट टर्म में ही उन्होंने ऐसा करिश्मा करके दिखा दिया जो बीजेपी को खुद कभी नहीं लगा कि हो जाएगा? मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। अब आध्यात्मिक व्यक्ति राजनीतिक सवाल का जवाब देने जब देगा तो कोशिश तो मैं करूँगी कि राजनीतिक ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें अध्यात्म आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अदृश्य शक्तियाँ हैं, ऋषि मुनि हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो घरों में भी रहते हैं, जीवित हैं, घरों में रह रहे हैं और अच्छा सोच रखते हैं। उन सब की आत्माओं का स्वर एक हुआ है। उनको लगा कि देश की बर्बादी बहुत हो गया, बहुत मजाक सा हो गया था। यूपीए ने तो जिस तरह का मजाक, जिस तरह की बंद पिट गई इस देश की, ये राहुल और सोनिया, उधर मुलायम और अखिलेश, और उधर ममता बनर्जी, जिस तरह के मजाक किए हैं देश के साथ में ये लोग, मुझे लगता है कि इसलिए सबकी आत्मा का एक सुर हो गया, एकात्म हो गया पूरा देश। और देश को लगा कि एक बार एक ही व्यक्ति को वरदान दिए देते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया और अंत में ऐसी स्थिति बन गई कि देखिए चमत्कार हो गया, क्लियर मेजोरिटी मिली। आप चमत्कार मानती हैं इसको? चमत्कार मतलब वैसा चमत्कार नहीं, निर्मल बाबा टाइप का चमत्कार नहीं मैं कह रही हूँ, मतलब लोगों के मनोभाव में जो तेजी के साथ परिवर्तन हुआ उसको। पर एक दौर था बीजेपी में आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का। आपको लगता है कि इस चुनाव के नतीजे के साथ एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी भाजपा के अनडिस्प्यूटेड लीडर है? आपकी राय जो भी हो, जब तक वो मोदी की राय से मेल खाती है तब तक ठीक है, अगर आपकी राय मोदी की राय से मेल नहीं खाती तो अलविदा। आडवाणी जी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। मोदी और आडवाणी जी पिता पुत्र की तरह हैं। मोदी जी आडवाणी जी का बहुत सम्मान करते हैं, और कल मैं आडवाणी जी को मिली थी, उनके साथ बैठी थी, वो इतने प्रसन्न थे इस बात से और भाव विभोर थे। आप लोग परेशान मत होइए, उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप उसमें कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश मत करिए। नहीं, क्योंकि हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, हमने उनका बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि देखना होगा कि मोदी जी के रोल का क्या हिस्सा था जीत में, हमें देखना होगा कि आरएसएस के रोल का क्या हिस्सा था, हमें देखना होगा कि यूपीए की जो नीतियाँ थी उसका क्या हिस्सा था। ये जीतने के बाद तो जब पूरे देश को समझ में आ गया कि किसका क्या हिस्सा था और किसने जिताया, वो फिर भी कह रहे थे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा खटास, थोड़ा ना थोड़ा मलाल इस बात का कि मोदी ने वो कर दिया जो आडवाणी नहीं कर पाए।
अब मुझे क्या लग रहा है कि परेशानी ये हो रही है कि कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ। तो अब बॉडी लैंग्वेज ही ढूंढ लिया आपने। मैं तो बयान भी दे रहा हूँ। मैं नहीं, जो बयान है वो आधा है, इसलिए मैं बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि बयान में आधा एक सेंटेंस अगर इधर से उधर कर दिया ना, कोमा और फुल स्टॉप भी, तो मतलब ही बदल जाते हैं। इसलिए मैं उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगी। मैंने उनको देखा, मैं उनको मिली हूँ कल, और वो इतने प्रसन्न हैं, इतने भाव भी हो रहे हैं वो इस बात से। आज नरेंद्र मोदी जी उनको मिलने गए तब मैं उसमें मौजूद नहीं थी, लेकिन मैंने देखा है कि उनके प्रति कितना स्नेह, वो कितने प्रसन्न है इस बात से कि क्लियर मेजोरिटी मिली है नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए आप इससे संतुष्ट रहिए और हमारी और गलतियां ढूंढिए। आप यहाँ ढूंढने की कोशिश मत करिए, निराश होंगे, कुछ मिलेगा नहीं। गलतियां तो अभी सरकार ने की नहीं, सरकार बन तो जाए, गलतियों की तलाश तो बाद में होगी, लेकिन बनी जाएगी, लेकिन अभी काम तो शुरू हो। क्यों आप उम्मीद करें, क्यों आप कह रहे हैं कि गलतियां हो? अच्छे से काम कीजिए, बड़ा मैंडेट आपको चलो आपको यही मिल गया। हाँ, बड़ा मैंडेट मिला है, आप इसका इंतजार करिए। आप देख रहे हैं सीधी बात, उमा भारती हमारे साथ हैं। क्या आपको लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर नई सरकार बनती है तो उसमें कोई रोल की उम्मीद करनी चाहिए, या आपको लगता है कि एक एल्डर स्टेट्समैन की भूमिका में कहना चाहिए कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा, मेरा आशीर्वाद मोदी तुम्हारे साथ? आप बुरा नहीं मानना बिल्कुल। डेमोक्रेसी में मीडिया भी हमारे परिवार का अंग होता है, लेकिन आडवाणी जी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं क्या ऐसे डिस्कस कर पाऊंगी, वो भी आडवाणी जी जैसे व्यक्ति के सामने के बारे में, आप बहुत क्लोज रही हैं आडवाणी जी। तो ये बात मैं यहाँ कैसे डिस्कस करूंगी? आडवाणी जी का निकाला जाए कि आपकी कोई ऐसी एडवाइस है जो आप पब्लिक में नहीं बोल सकते? नहीं, ये बात नहीं है। मेरा कहना है कि हमने जो संस्कार हमको मिले हैं अपने परिवार से, वो यही मिले हैं कि इतने बड़े लोगों को हम नहीं बता सकते हैं। वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना उनमें इतना बड़प्पन है कि मैं आपको बताऊँ, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जैसे मेरा भाषण खत्म हुआ तो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो भाषण में कहते थे कि अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उमा बोल चुकी। मैं उनकी यात्रा में एक आध बार जब सहयात्री थी तो वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, देश के डेप्यूटी हाँ। पीएम भी रह चुके हैं, आप सबको उन्होंने आगे बढ़ाया, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब ये चर्चा हो रही है कि वो स्पीकर बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी को स्पीकर वगैरह बनना चाहिए इस उम्र में? मुझे तो ये सब बातें नहीं मालूम। मैं तो कल उनको मिलने गई थी, उनको प्रणाम करने गई थी, क्योंकि रिजल्ट के बाद आई थी। हम तो ये बातें कर रहे थे कि झांसी में कितनी गर्मी थी, मैं 1,91,000 से जीती, वहाँ की परिस्थितियाँ बता रही थी, बुंदेलखंड पैकेज का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ इसलिए गरीबी बढ़ गई। हम तो ये बातें कर रहे थे। आडवाणी जी इन बातों में बहुत रुचि लेते हैं, जो नई पुस्तक उन्होंने पढ़ी होती है उसके एक चैप्टर को वो जरूर रखते हैं मुझे दिखाने के लिए। तो कोई क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत की बात तो है ही, खासतौर से ऐसे लोग जैसे सुषमा कोई स्वराज। दिक्कत नहीं है, नहीं है। मुझे तो पूरा ये लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत है कि कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। नहीं, हमें मेरे सवाल तो सुन लीजिए, आप घुमाने की कोशिश करिए सवाल सुने बगैर। सुषमा स्वराज जैसे लोगों ने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी का जो एलिवेशन है वो टल जाए दिसंबर के विधानसभा चुनावों के बाद, ऐसा हुआ नहीं। अब क्या आपको लगता है कि ऐसी पोजीशन लेने के बाद सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी में 100% कभी विश्वास बन पाएगा, या सुषमा स्वराज मोदी की टीम में काम कर पाएंगी? क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि मोदी ये कर सकते, अगर उनको लगता तो मोदी के पक्ष में होती शुरू में। सुषमा स्वराज को मैं जानती हूँ और उनकी मैं प्रशंसक रही हूँ, फैन रही हूँ। खुद सुषमा को भी नहीं पता था, मैंने एक दिन उनको बताया 77 में जब वो पहली बार मिनिस्टर बनी तब से। और वो बहुत बड़प्पन वाली महिला हैं और पार्लियामेंट में जिस तरह से लोकसभा के नेता का उन्होंने रोल निभाया है वो बहुत अद्भुत है, और वो अपने दम पे और अपनी मेरिट पे खड़ी हुई महिला है। वो भी बड़े हृदय की महिला है। मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी, मुझे बहुत प्रसन्न लगी, और वो हम सबकी बहुत चिंता कर रही थी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जिस दिन सभी लोग गुजरात गए उस दिन उनका विदिशा में कार्यक्रम था, इसलिए वो विदिशा गई, और आप लोग दिखा रहे थे कि वो नाराज होकर विदिशा गई। तो इसलिए मैं आपको भी अनुरोध करूंगी अपने नाराज होकर, लेकिन लग रहा है कि जो नए पावर सेंटर बने हैं उसमें जेटली तो हैं, अमित शाह तो हैं, राजनाथ तो हैं, गडकरी तो हैं, मोदी तो हैं ही इंचार्ज, लेकिन ये लोग नहीं हैं। आडवाणी जी नहीं है, मुरली मनोहर जोशी नहीं है, सुषमा स्वराज नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो मलाल होगा कि जो नई बीजेपी खड़ी हो रही है उसमें उनकी उतनी अहम जिम्मेदारी नहीं है जितनी की पहला हुआ करती थी। हमारे यहाँ कोई पावर सेंटर नहीं, हमारे यहाँ जो बीजेपी का नीचे का सीधी बात में है, ऐसी बात बोलिए जो जनता माने भी हमारी। सही मानिए आप, मैं जो कह रही हूँ, नीचे हमारे यहाँ जो पावर सेंटर है वो नीचे का कार्यकर्ता है जो मेहनत किया है, पसीना बहाया है, और उस पावर सेंटर ने एक पावर सेंटर बनाया है नरेंद्र मोदी। भारी मेहनत की उस व्यक्ति ने, और मैं तो उनको अति मानव कहूँगी। इसलिए एक कल्पना थी, नीत्शे करके एक बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने एक सुपरमैन की कल्पना की थी। और मैं जब से ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ और जिस तरह से रात दिन उन्होंने मेहनत की है, इस समय तो मेरे दिल से एक ही बात निकल रही है कि वो अच्छी तरह से जो उनको प्राप्त हो गया है अब लोगों की आशाओं को पूरा करने में समर्थ हूँ। इसलिए आप या तो गलत व्यक्ति से आज इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न, बहुत संतुष्ट हूँ। क्योंकि चुनाव के टाइम पे आपके भी पुराने बयान निकाल के दिखाए गए। हाँ, इसमें दिखाया गया कि इतने अच्छे आपकी पहले राय नहीं हुआ करती थी वो मोदी जी के बारे में। उसमें भी क्या हुआ आप देखिए कितना अनफेयर हुआ। मेरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिखाई गई वो राजकोट की थी। ओके, राजकोट से मैं बड़ोदरा आई दूसरे दिन।
मैं रोड देखती आई, मुझे खुद नहीं पता था गुजरात कितना चेंज हो गया, क्योंकि 5-7 साल बाद गुजरात गई थी, तब जनशक्ति में थी, मैं बीजेपी में नहीं थी। मैंने बड़ौदा आकर के दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए, घोषणा की कि मैं अपने उम्मीदवार वापस लेती हूँ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनाने के चांस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहती। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई ही नहीं, एक दिन के बाद में ही जो गुजरात का डेवलपमेंट मैंने देखा, मेरी आंखें खुल गई और मैंने तुरंत उम्मीदवार वापस ले लिए। तो इसलिए ये प्रसंग तो उसी के साथ खत्म हो गया फिर। लेकिन अब यही तो है ना कि अब खैर आपकी मैं बिल्कुल, मुझे मीडिया के लिए वो नहीं होता है कि मीडिया गलत करता है, आखिर आपको भी अपना टीवी चैनल दिखाना होता है, तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं दिखाएंगे तो आपका चलेगा कैसे, लोग देखेंगे ही नहीं फिर। नहीं, पर आपको लग रहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस बार राहुल गांधी को मात दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में कभी रिकवर कर पाएगी? आप यकीन करिए राहुल गांधी इस लायक थे ही नहीं कि उनको मात दी जाए, लेकिन हाँ कांग्रेस पे हमला करना बहुत जरूरी था। क्यों नहीं राहुल गांधी लायक थे? वो पहले ही खत्म हो चुके थे। क्यों, कैसे? वो तो खड़ा ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की कैंपेनिंग के इंचार्ज वही थे ना। हाँ। और उनकी सीटें घटी थी और जहाँ जहाँ गए थे वहाँ जमाने जब्त हो गई थी कांग्रेस की। दोनों माँ बेटे के लोकसभा क्षेत्र की 4-4 विधानसभा सीटें हार चुके थे वो लोग, अमेठी और रायबरेली की। इसलिए ऑलरेडी ये परिवार अब एक प्रकार से जैसे पोस्टर की तरह अब लगा हुआ है दीवार के ऊपर, अस्तित्वहीन हो चला है। और इसलिए राहुल गांधी से बड़ी बात थी वो संस्कृति जिसको नरेंद्र मोदी ने चैलेंज किया, वो संस्कृति जो कांग्रेस ने देश में पैदा की, विभाजन की संस्कृति, लोगों के मन को भ्रमित करने की संस्कृति, उस पर उन्होंने अटैक किया, इसलिए उनको नाम लेना पड़ा उनका। नहीं तो वो राहुल तो ऐसे योग्य नहीं बचे थे कि उनका नाम लेकर के भी बात की जाए। रॉबर्ट वाड्रा ने जो लैंड डील्स की, क्या आपको लगता है कि नई सरकार को उसकी पूरी तहकीकात करानी चाहिए? क्योंकि आपने विपक्ष में रहते संसद में कई दफ़ा ये मांग की कि रॉबर्ट वाड्रा की राजस्थान में, हरियाणा में जो लैंड डील्स हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हरियाणा में जांच बैठी, जिस अधिकारी ने ईमानदारी से जांच करी उसकी पनिशमेंट हुई। अब राजस्थान में भी वो मामला था, अभी तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अब वहाँ पर हमारी सरकार है, वहाँ जांच बैठी है। मैं यही बात कहना चाहती हूँ, मुझे उस दिन बहुत तकलीफ हुई है। अच्छा रहा आपने सवाल कर लिया। जब मिसेज वाड्रा ने ये कहा, मैं इसलिए मिसेज वाड्रा कह रही हूँ क्योंकि उस महिला ने ये कहा कि उमा भारती मेरा नाम लेके अपनी TRP बढ़ा रही। उस महिला को अपनी औकात भूल गई और उसको ये ध्यान नहीं रहा कि ठीक है मैं साधारण घर में पैदा हुई हूँ लेकिन मैं अपनी औकात पर खड़ी हूँ। वो किसी बड़े घर की बेटी वो पोती हो सकती है, लेकिन मैं किसी साधारण घर की बेटी को पोती हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, केंद्र में मंत्री नहीं हूँ। और TRP बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम काफ़ी है, हमें उसका नाम नहीं लेना है। मैंने इतना ही कहा और मैं आगे भी कहूँगी कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कलावती का पति हो और चाहे वो मिसेज वाड्रा का पति हो। जिसने चोरी की है उसको जेल जाना पड़ेगा। और अगर वास्तव में इन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध किए हैं, लेकिन द्वेषवश कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो मोदी जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम भी मैं इसके बिल्कुल समर्थक हूँ कि हमें बदला क्यों लेना, बदले की भावना से नहीं होना, लेकिन हाँ बिल्कुल होनी चाहिए साहब। और आप किसी बड़े घर के दामाद हैं और इस वजह से आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप कानून और संविधान से परे नहीं हो सकते, आपको उसकी मर्यादा में रहना पड़ेगा। और उसमें उनकी पत्नी का, मिसेज वाड्रा का ये कहना कि इससे मुझे ठेस लगी, क्यों ठेस लगी? जब चोरी करी तब ठेस नहीं लगी? अपने पति से पूछो कि 1 लाख से 300 करोड़ कैसे हो गए, ये पूछो पहले। क्योंकि वो कहते हैं कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। चिंता ये है कि चूंकि अब मोदी की और बीजेपी की सरकार बन गई तो गांधी परिवार को सताया जाएगा। निर्भया केस के अपराधी फांसी के फंदे के लिए अनाउंसमेंट तक कहते रहे कि हम इनोसेंट हैं। उनके कहने से क्या होता है? साक्ष्य जो होते हैं उनको बोलना चाहिए। इसलिए अपराधी तो हमेशा अपने आप को इनोसेंट कहेगा और अपराधी का परिवार भी उनको इनोसेंट कहेगा। साक्ष्य तो यही कह रहे हैं ना कि चोरी हुई है, नहीं तो उस खेमका के साथ इतना बुरा। पर अभी कहाँ सबूत है कि चोरी हुई है? अब मुझे लगता है कि आज मेरे पास में कागज नहीं है। मैं अगर दोबारा आप अपन एक और सीधी बात इसी विषय पर कर लेंगे। चलिए दोबारा आएंगे। आपके मंत्री बनने के बाद मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और सरकार देश की जनता की मनोकामना कुछ तो होगा आपके मन में। मेरे मन में गंगा की मांग करते रहिए, गंगा साफ होनी चाहिए। साफ कहा जा रहा है कि एक नया रिवर मिनिस्ट्री बनेगी, रिवर मिनिस्ट्री के इंचार्ज होना चाहेंगी आप? मैं तो एक ही चीज़ चाहूँगी कि गंगा अविरल और निर्मल बहे, बस। और मैं गंगा के किनारे बैठ करके मोदी जी के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहूँगी, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं। चलिए, आपने अपनी बातें रखी, जनता मतलब खुद निकालेगी। उमा भारती जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी उमा भारती से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।